वेलकम टू अवर शिक्षा चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को शेयर भी जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बड़े बड़े राज्यों या साम्राज्यों की स्थापना के राज को समझेंगे। आखिर ये बड़े बड़े राज्य साम्राज्य किस तरह स्थापित हुए, उनकी स्थापना के पीछे रहस्य क्या थी वो जानकारियाँ जो इतने बड़े बड़े साम्राज्यों और राज्यों की स्थापना का कारण बनी। आखिर वो क्या क्या कारण थे, तो उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना हुई थी, इसके पीछे जो कारण थे वो सबसे बड़ा कारण था खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ये खुशहाल गांव ही थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े राज्यों साम्राज्यों को स्थापित करने में मदद की। जैसे बड़े बड़े राज्य अभी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। कुषाण के जो राज्य स्थापित हुए थे, शुंग के, कण्व के, सातवाहन के, इस तरह के जो बड़े बड़े राज्य स्थापित हुए, तो इनके पीछे कौन से ऐसे कारण थे जो इतने बड़े बड़े राज्य को स्थापित करने में मदद कर पाए? तो वो खुशहाल गांव थे और समृद्ध शहर थे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम खुशहाल गांव के ऊपर चर्चा करते हैं। तो खुशहाल गांव की शुरुआत कहाँ से होती है? आज से 3000 साल पहले यानी महापाषाण काल से शुरुआत होती है। तो महापाषाण काल में आखिर ऐसा क्या हो रहा था जो खुशहाल गांव के बनने में सहायक सिद्ध होता है यह काल? तो महापाषाण काल में एक धातु थी जिसका इस्तेमाल हो रहा था और वो ही खुशहाल गांव के बनने में पहली सीढ़ी का काम करती है। वो क्या थी वो धातु? वो लोहा था। हम पहले पढ़ चुके हैं कि महापाषाण काल में लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। अब ये जो लोहे का इस्तेमाल था, इससे क्या हो सकता था, किस तरह की चीज़ें बन सकती थी? आने वाले 500 सालों में मतलब लगभग 2500 साल, आज से 2500 साल पहले तक के समय तक ये जो लोहे का इस्तेमाल था, उनका इस्तेमाल औजारों के रूप में होने लगा। और ये जो औजार थे, उन औजारों में सबसे महत्वपूर्ण औजार जो कृषि के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ, वो औजार था कुल्हाड़ी। अब ये कुल्हाड़ी का क्या फ़ायदा था? कुल्हाड़ी से ये फ़ायदा था कि जंगलों को साफ़ करना अब आसान हो गया था। पहले जंगलों को साफ़ करना बड़ा मुश्किल था, मैदानी इलाके ढूंढे जाते थे और जो मैदानी इलाके मिलते थे वहीं पे कृषि संभव हो सकती थी। लेकिन कुल्हाड़ी के आविष्कार से अब जंगलों को साफ़ करना आसान हो गया और बड़े बड़े मैदान बनाए जाने संभव हो पाए। अब बड़े बड़े मैदान बनाए जाने लगे। तो ये लोहे के इस्तेमाल से ये एक नया आविष्कार था। और दूसरा एक आविष्कार, अब देखिए, कुल्हाड़ी के इस्तेमाल से जंगलों को तो साफ़ कर सकते हैं, हम बहुत बड़ा भूखंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन भूखंड के साथ एक समस्या आती है। जो भूखंड नदी के किनारे होता है उसमें नमी ज़्यादा होती है, तो उसे तो हम लकड़ी के हल द्वारा तो कोड़ सकते हैं, लेकिन जो ज़मीन नदी से काफ़ी दूर होती है वहाँ पर नमी कम होती है, तो उसे कोड़ने के लिए लकड़ी के हल से उसे कोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते थे? तो फिर एक नई खोज हुई और उस हल में एक लोहे के फाल को इस्तेमाल किया जाने लगा। अब लोहे के फाल से क्या हुआ? अब लोहे के फाल से कठोर भूमि को भी कोड़ना आसान हो गया। तो अब हमारे पास मतलब अब जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोगों के पास थी ज़मीनें भी काफ़ी सारी थी और जिन ज़मीनों में नमी कम थी उसे कोड़ना भी आसान हो गया, यानी बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बनाने में वो सफल हो गए। तो और कुछ समय और बीतता है, तो अब देखो होता यह है कि हमारे पास ज़मीन है अधिक, लेकिन ज़मीन अधिक है, उसे हम कोड़ भी सकते हैं, उसमें हम बीज छिड़क देते हैं। तो बीज छिड़कते हैं तो बीज में से कुछ पौधे ही बच पाते हैं, कुछ पौधे मर जाते हैं। तो उस समय के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि अब सारे पौधों को बचाया कैसे जाए। अगर हमने 1000 बीज छिड़के हैं तो 1000 पौधे बनने चाहिए, क्योंकि होता यह है कि अगर आप बहुत सारे गेहूं के कभी आपने लौकी भी बोया होगा, तो उसमें अगर आपने 10 बीज बोए तो उसमें से मुश्किल से 2 या 3 पौधे ही बन पाते हैं, बाकी बीज बेकार चले जाते हैं। तो लोगों ने सोचा कि भाई कैसे भी करके हमें ऐसा कोशिश करनी होगी कि जितने बीज बोएं उतने ही पौधे बने और वो पौधे जिंदा रह पाएँ और वही पौधे आगे चलकर हमें भोजन देंगे, तो अनाज हमारे लिए उपलब्ध करा पाएंगे। तो सारे पौधों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसके लिए एक नई तकनीक की खोज हुई, उन तकनीक थी रोपाई।
आज भी हम रोपाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे धान की फसलों के लिए काफ़ी रोपाई बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है, क्योंकि इससे जो है धान के बहुत सारे पौधों को बचाया जा सकता है। और लौकी क्या बोलते हैं, बैगन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं रोपाई का, और फूल गोभी में भी इस्तेमाल करते हैं, टमाटर के पौधों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम कई पौधों को रोपाई की तकनीक के इस्तेमाल से बचा सकते हैं। तो रोपाई भी एक कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अब ये सब तो ठीक था भाई, रोपाई की तकनीक हो गई, और क्या बोलते हैं, कुड़ाई के लिए भी तकनीक इस्तेमाल होने लगी, मैदान इस्तेमाल होने के लिए, मैदानों की उपलब्धता के लिए भी हमने लोहे की कुल्हाड़ियाँ जैसी चीज़ें बना ली। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब भूमि इतनी सारी उपलब्ध है, पौधे इतने सारे बच रहे हैं, तो पानी की भी उपलब्धता आवश्यक थी। तो पानी के लिए फिर लोगों ने क्या सोचा, अर्थात सिंचाई के लिए लोगों ने क्या सोचा, तो सिंचाई के लिए सबसे पहले तो लोगों ने नहर बनवाना शुरू कर दिया। मतलब उसमें भी कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई चलो नहर बनवा देते हैं। तो अपने खेतों के बगल में उन्होंने नहर बनवाए, और उन नहर से छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर अपने खेतों तक जल के स्रोत, जल को पहुंचाने की कोशिश की, पानी को पहुंचाने की कोशिश की। तो सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल होने लगा, कुओं का इस्तेमाल होने लगा, तालाबों का इस्तेमाल होने लगा। तो अब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि गांव जो है काफ़ी समृद्ध हो गया था। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि गांव काफ़ी समृद्ध था। यहाँ अथाह पैसा था। पैसा मतलब काफ़ी अनाज, क्योंकि गांव में पैसा तो अनाज ही होता है, कृषि उत्पाद ही वहाँ का सबसे बड़ा धन है। तो यहाँ पे अथाह पैसा था। अब इस अथाह पैसे से हुआ क्या, इस अथाह पैसे का लोगों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अब ये जो अथाह पैसा था, अलग अलग लोगों में, अलग अलग वर्ग के लोगों में अलग अलग था। जैसे जिसके पास ज़मीन ज़्यादा थी, जो बड़े भूस्वामी थे, उनके पास उत्पादन ज़्यादा था, वो ज़्यादा उत्पादित कर सकते थे। जिनके पास ज़मीन कम थी, वो उनका उत्पादन कम था। और जिनके पास ज़मीन ही नहीं थी, उन्हें इन भूस्वामियों के यहाँ मजदूरी करके ही अपना गुजर बसर करना पड़ता था। तो इस तरह से गांव के लोगों में 3 बड़े वर्ग उभर कर आए, एक बड़े भूस्वामी, एक छोटे भूस्वामी, एक मजदूर। अभी जो बड़े भूस्वामी थे ये कई सारे थे, हर गांव में मिल जाएंगे। जिनकी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, वो 4, 5 या 10, 12 ऐसे लोग होते हैं। तो ये जो बड़े भूस्वामी थे, इन भूस्वामियों में भी एक भूस्वामी ऐसा होता था जिसकी सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, और वही गांव का प्रधान बन जाता था, उस गांव का मुखिया बन जाता था, जिसे उत्तर भारत में उस समय में ग्राम भोजक कहा जाता था। तो अब जो शासक आते थे, जो शासक बनते थे, वो गांव पे नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले इन ग्राम भोजकों को ही अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करते थे। अगर एक बार ये ग्राम भोजक उनके नियंत्रण में आ गए, तो सारा का सारा गांव उनके नियंत्रण में आ जाता था। तो कोशिश वो इस ग्राम भोजकों पर ही नियंत्रण करके गांव को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो गांव के लोगों को हमने समझ लिया। अब एक और बात, कि गांव में कुछ गरीब लोग भी थे, जिनके पास ना भूमि है और मजदूरी करना भी वो चाहते नहीं हैं, लेकिन उनके पास दिमाग बड़ा ज़बरदस्त है। इतना ज़बरदस्त दिमाग है कि उस दिमाग से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो मजदूरी करना नहीं चाहते, क्योंकि वो चप्पल अपनी घिसते घिसते एक छोटे आदमी की ज़िंदगी जीना नहीं चाहते। तो वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। उस नएपन ने ही लोगों को नया रूप देने की कोशिश की। जैसे कुछ लोगों ने लोहार के काम को अपना लिया, कुछ लोगों ने कुम्हार के काम को अपना लिया, कुछ लोगों ने बढ़ई के काम को अपना लिया, और कुछ लोगों ने बुनकर के काम को अपना लिया। तो ये तस्वीर में देख रहे हैं आप, एक बगल में बढ़ई है, बगल में बुनकर है। तो इस तरह से गांव में भी बढ़ई, बुनकर, कुम्हार और लोहार, इस तरह के वर्ग बनने लगे। लेकिन गांव में आप समझते हैं कि कितना भी आपके पास उत्तम गुण हो, उत्तम कौशल हो, आप तरक्की नहीं कर सकते। आप गांव में तभी तरक्की कर सकते हैं जब आप कृषि से संबंधित कोई उत्पाद बनाते हैं, तभी आप गांव में संपन्न बन सकते हैं। अन्यथा इसके अतिरिक्त और कोई कार्यवार करेंगे और कोई कार्य करेंगे तो आप कभी भी वहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। तो वही काम वही चीज़ इनके साथ हो रही थी। इसी वजह से गांव में सबसे गरीब थे। तो इन्होंने क्या काम किया,
इन्होंने, इनमें से जो कुछ लोग थे उन्होंने शहरों का रुख किया, वो शहरों की ओर मुड़ गए और शहरों में जाके बसना शुरू किया। उन्होंने नए नए काम ढूंढे और शहरों में जब गए तो शहरों में संघर्ष होता है। जब एक जगह चेंज करके नई जगह इंसान जाता है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है, वहाँ जीवन जीने के लिए उसे काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तो इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और कई संघर्ष करके तो अमीर आदमी बन गए, इतने अमीर जो गांव के कृषक लोगों से भी ज़्यादा अमीर थे। तो आखिर इस तरह की जो कहानियां हैं आज भी हमारे समाज में होती हैं। आपने कभी सुना होगा कि जो धर्मेंद्र जी हैं हमारे बॉलीवुड स्टार, वो धर्मेंद्र जी मुंबई चले जाते हैं, उनकी जेब में मात्र 500 रुपये होते हैं, ऐसा ही कुछ है, डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो 500 रुपये होते हैं और वो बम्बई चले जाते हैं। बम्बई जाने के बाद संघर्ष करते हैं और वो फिल्म स्टार बन जाते हैं। आज उनके पास काफ़ी सारा पैसा है। ऐसा ही उदाहरण अमिताभ बच्चन के साथ किया जा सकता है, ऐसा ही उदाहरण अनुराग कश्यप के साथ किया जाता है, आज जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो इस तरह से कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जो आज की मीडिया के द्वारा हमारे पास उपलब्ध हो पाते हैं। लेकिन उस समय तो मीडिया थी नहीं, तो इस तरह की जो कथाएं थी, अमीर आदमी बनने की जो कथाएं थी, वो कहाँ संकलित होती? तो वो कथाएं संकलित हुई जातक कथाओं में। तो जातक कथा में कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं, जैसे एक भिखारी की कहानी है, एक समझदार निर्धन आदमी की कहानी है, जिसमें वो एक निर्धन आदमी होता है, वो बाग में घूम रहा होता है, तो शुरुआत में उसे पत्ते मिलते हैं, इस तरह की कहानी है। तो पत्ते उठाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करता है, उन्हें कुछ टॉफ़ियाँ दे देता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे करके अमीर बन जाता है और वो कहानी को दिखाया गया। NCERT किताब में वो कहानी है, आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इन कहानियों के जरिए ये कहानियाँ जातक कथाओं में संकलित हैं। ठीक है, तो जातक कथाओं में केवल इसी तरह की कहानियाँ नहीं, और भी तरह की कहानियाँ हैं, लेकिन ये कहानियाँ भी जातक कथाओं में संकलित हैं। और ये जातक कथाएं ही उस समय के शहरी जीवन को रेखांकित करने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि इन जातक कथाओं का अध्ययन करके ही हम समझ सकते हैं कि उस समाज में किस तरह का शहरी जीवन रहता होगा। और भी अब देखिए, ये जो जातक कथाओं में जो कहानियाँ थीं, तब किताबों का भी प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं था कि किताबों में छापा जा रहा है और उसे लोग पढ़ रहे हैं। तो उन कथाओं का क्या किया जाए? तो उन कथाओं को मूर्तिकारों ने शहर की जो इमारतें थी और स्मारक थे, उनमें तस्वीरों के रूप में उकेरा, उनको मूर्तियों के रूप में उकेरा, अपनी कला का अद्भुत नमूना पेश किया। इससे शहर भी सुंदर बना और वो कथाएं आज भी जीवित रह पाईं, वरना वो कथाएं गुम हो जाती कहीं। तो इस तरह से मूर्तिकारों ने अपना शहर को सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन कथाओं को भी जीवित रखा। अब देखिए, कई बार होता है कि जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा के जो अनुभव हैं उसको हम कभी किताबों में लिख देते हैं, और कुछ लोग तो केवल बता के ही संतुष्ट हो जाते हैं कि हम फलाना जगह गए थे, वहाँ पे हमने ये किया वो किया। अपने फैमिली में ज़रूर बताते हैं। किसी भी फैमिली में जाकर देख लीजिए कि कोई भी आदमी कहीं घूमने जाता है तो वहाँ के बारे में ज़रूर बताता है लोगों को। यहाँ तक कि पहली बार जो ट्रेन में किसी ने सफ़र किया हो और उसके परिवार में किसी ने ट्रेन में सफ़र नहीं किया हो, तो ट्रेन के भी अनुभवों को वहाँ लोगों को बताता है कि ट्रेन में ऐसा होता है, वैसा होता है। तो इस तरह से वो अपने अनुभव शेयर करने की कोशिश करता है। लेकिन उस समय में क्या होता था? उस समय में लंबी लंबी यात्राएं होती थी, नाविक यात्राएं करते थे, जल समुद्र में यात्राएं करते थे, बड़े बड़े जहाज़ों में बैठकर। तो ये यात्रा करते थे तो उन्हें कई अनुभव होते थे, तो उन अनुभवों को वो पुस्तकों में लिख लेते थे। तो ऐसे ही जो अनुभव जो लिखे होते थे पुस्तकों में, उसे यात्रा वृतांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रा वृतांत कहा जाता है। ऐसा ही एक यात्रा वृतांत एक अज्ञात लेखक का हमें प्राप्त हुआ है, जो यूनानी लेखक था, उसकी एक यात्रा वृतांत हमें मिला है। उससे हमें प्राचीन भारत के कई शहरों को समझने में भी हमें मदद मिलती है। तो ये यात्रा वृतांत भी शहरों को रेखांकित करने का प्रमुख स्रोत है। तो इस तरह से शहरों को प्राचीन भारत के शहरों को रेखांकित करने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो गए? एक तो पुरातात्विक स्रोत हो गए जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं, यात्रा वृतांत हो गए, और जातक कथाएं होंगे जो शहरों को रेखांकित करते हैं।
अब हमने ये सब तो देख लिया कि शहर में वो लोग आए और आके उन्होंने नई नई कथाओं को जन्म दिया, नई नई कहानियाँ, किस्से कहानियाँ बनाई। लेकिन शहर में एक समस्या होती है। समस्या क्या होती है कि जब शहर में लोग बसते हैं तो बहुत ही सघन रूप में बसते हैं, पास पास रूप में बसते हैं। इसी वजह से शहर की ज़मीन थोड़ी महंगी होती है। गांव में जब लोग बसते हैं तो एक मकान और दूसरे मकान के बीच काफ़ी डिस्टेंस होती है, और लोगों की जो ज़मीन होती है, मकान के लिए जो ज़मीन होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि गांव में जो मकान होते हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं। इतनी बड़ी ज़मीन होती है कि पूरी ज़मीन पे वो मकान भी नहीं बना पाते हैं, उसे चारों तरफ से बाउंड्री कर देते हैं और वो घेर बन जाता है, और घेर बना के और बाकी थोड़े से हिस्से में वो मकान बना के आराम से रहते हैं। तो गाँव में जो मकान होते हैं काफ़ी बड़े बड़े मकान होते हैं, लेकिन शहरों में जो मकान होते हैं काफ़ी छोटे छोटे मकान होते हैं। तो जब छोटे छोटे मकान होंगे तो आबादी जो होगी, लोगों की बसने की जो आबादी होगी, वो काफ़ी सघन होगी, बहुत ही कंजेस्टेड होगा। एक जगह पे बहुत सारे लोग बसे होंगे। अब एक जगह पे लोग बसे होंगे तो इससे क्या होगा, एक जगह पे लोग के बसने से होगा, समस्याएं आएंगी। क्या चीज़ की समस्या आएंगी? सबसे पहली तो जल निकासी की समस्या आएगी कि अगर शहर में अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो वो पानी निकलेगा कैसे? सब जगह तो मकान बने हुए हैं, तो आखिर पानी निकले कैसे? तो पानी निकलने के लिए एक समस्या आएगी। कूड़ा करकट फेंकें कहाँ? कोई भी इंसान ये तो नहीं है कि अपने घर का कूड़ा उठा के दूसरे घर में फेंक दिया, दूसरा घर वाला जो है वो सारा कूड़ा उठा के फिर तीसरे घर में फेंक दिया। ऐसे तो नहीं कर सकते। तो कूड़ा करकट को फेंकने की भी एक समस्या आती है। और एक और समस्या आती है कि गुसल खाने से जो वेस्ट पदार्थ होता है, गूसल खाना होता है जिसे पेखाना भी कहीं पे कहा जाता है, तो गूसल खाने से जो वेस्ट पदार्थ होता है उसके निकासी की भी समस्या आती है। तो अब ये जो समस्याएं थी, इन समस्या का निपटारा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो वरना फिर शहरों में रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इन समस्याओं के निदान के लिए भी प्रयास किए गए। जैसे जल निकासी की समस्या के लिए क्या किया गया? जल निकास की समस्या के लिए नालियाँ बना दी गई। अब जल जल आखिर निकालना क्यों था? होता यह है कि बरसात होती है, बरसात के समय काफ़ी सारा पानी शहर में भर जाता है, तो उसके निकास के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, तो नाली ही एक रास्ता है। और क्या और क्या हो सकता है कि जिस समय शहर में पानी आता है तो देखिए हर इंसान नहाता धोता है, बर्तन साफ करता है, तो इससे भी पानी काफ़ी सारा हर घर से निकलता है। तो इन सब पानियों के निकास के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो पानी शहर में भरने लगेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन था नालियाँ। तो शहरों में नालियाँ बनने लगी। और कूड़ा करकट और गूसल खाने के निकास के लिए हर घर में एक बलैकूप होता था। बलैकूप मतलब जो धनवान लोग होते थे वो बलैकूप बनवा लेते थे। आज के टाइम के अनुसार गटर तो थे नहीं, सीवर तो था नहीं। आज जैसे हमारे पास गटर हैं, सीवर हैं, पाइप हैं, पाइप के जरिए हम गटर में वो सारा कूड़ा करकट या गंदगी उस गटर में डाल देते हैं। लेकिन तब पाइप तो थे नहीं, प्लास्टिक के पाइप या स्टील के पाइप या फिर सीमेंट के पाइप तब थे नहीं। तो फिर पाइप के लिए क्या किया जाता था? तो पाइप के लिए एक रिंग टाइप का कुछ बना लिया जाता है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि रिंग जैसा कुछ है, और इसे बलय बोलते हैं हिंदी में। तो ये बलय के ऊपर बलय लगाते हुए एक गहरा गड्ढा बना दिया जाता था, और इसी गड्ढे में जो गोशल खाने का जो वेस्ट होता था, जो गंदगी होती थी या कूड़ा करकट होता था, वो इसमें डाल दिया जाता था। और जब ये वलय कूप भर जाता था तो इसे ऊपर से बंद कर दिया जाता था, फिर दूसरा वलय कूप खुदवा दिया जाता था। तो इस तरह से आदमी काफ़ी वर्षों तक शहरों में अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करता था। अब आता है कि शहर में जब लोग इतने अमीर बन रहे थे, तो समृद्ध शहर बन रहे थे, तो शहर के बारे में, इनकी समृद्धि के बारे में हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि आखिर ये शहर कितने समृद्ध थे? तो इनकी समृद्धि का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं, वहाँ पर प्रचलन में आने वाली सिक्के। तो वहाँ पे जिन सिक्कों का प्रचलन था उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिर वो शहर कितना समृद्ध शहर था। जैसे सिक्के जो होते हैं धातुओं के सिक्के होते हैं। अगर बहुत महंगी धातुओं का इस्तेमाल सिक्के बनाने में हो रहा है तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस शहर में बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं। जैसे कि कुछ जगहों से, जैसे कुषाण के कुछ शहर हैं, जैसे मथुरा जैसा शहर है, पेशावर जैसे शहर हैं, वहाँ से सोने के सिक्के भी मिले। तो इस वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मथुरा और पेशावर जैसे शहर जो हैं काफ़ी बड़े शहर रहे होंगे, यहाँ काफ़ी धनवान लोग रहते होंगे। तो सिक्के भी हमें बताते हैं कि शहर कितना महत्वपूर्ण था।
और कितना समृद्ध था। तो ये भी हमें एक कहानी बड़े ही आसानी से समझा देते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दें। चलिए, धन्यवाद।